हेलो एवरीवन। तो हमारे पैनल पे बहुत सारे डाउट्स और पूरे डीएम से कमेंट सेक्शन भरा हुआ था कि व्हाट टू डू व्हेन वी हैव द टेस्ट इन आवर कोचिंग्स और सम टेस्ट सीरीज, उसमें हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट वी कैन यूज कि ताकि हमारे नीट 2025 के स्कोर बेटर हो सके। बहुत लोगों को सिलेबस एंड रिवीजन में ही कंफ्यूजन है कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू नॉट। अगर मैं बात करूं तो ये कुछ बेसिक क्वेरीज जो हमें मैक्सिमम टाइम सुनने को मिली कि व्हाट टू स्टडी। अगर अभी भी लोगों को ये डाउट है कि व्हाट टू स्टडी, तो आई मे से कि रहने दीजिए। वाई सो? बिकॉज दिस इज नॉट टू टाइम टू थिंक कि क्या पढ़ना चाहिए। दिस इज द ओनली टाइम जब आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पे स्टिक हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट टू लीव। ऑल दोज एक्स्ट्रा स्टफ जो अभी तक आप नहीं पढ़ पाए, जो आप जनवरी तक नहीं पढ़ पाए, पूरे एक साल निकल जाने के बाद भी तो आप आखिरी के 3 महीने में नहीं पढ़ पाओगे। सो डोंट रन हेयर एंड देयर कि डिफरेंट मॉड्यूल्स लगा लें, डिफरेंट क्वेश्चंस लगा लें, डिफरेंट तरीके के पीवाईक्यूज दे। PYQ of NEET are authentic, that are must to do. Next very important thing, बार बार जो कमेंट्स आ रहे थे कि what is the importance of revision, revision की क्या इंपॉर्टेंस है। अब let me tell you what is the importance of revision. एक बार अगर आपकी मसल की कोऑर्डिनेशन चली जाए, फॉर एन एग्जाम्पल पैरालिसिस का अटैक आप सब ने देखा है कितना कॉमनली लोगों को पड़ जाता है जब किसी का एक्सीडेंट होता है या जनरली भी जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो। तो जब बॉडी पैरालाइज होती है तो बॉडी की मसल्स क्या होती है, काम करना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको न्यूरोनल सिग्नल्स ही प्रॉपर नहीं मिलते जिसके लिए वो एडिक्टिव हैं, जो उनको मेमोराइज्ड है कि भाई ये सिग्नल आएगा मेरे पास तो मैं ऐसे काम करूंगा। जैसे मेरा हाथ एडिक्टिव है, मैं अपना नाम लिखना चाहूं तुरंत बिना सोचे आपसे बात करते हुए मैं अपना नाम लिख सकती हूँ। सो दिस इज द प्रॉपर्टी एंड द स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट योर रिविजन। जितना ज्यादा रिवीजन होगा आपकी मसल मेमोरी, आपकी ब्रेन मेमोरी उतना ही तेजी से उस डायरेक्शन में काम करेगी। तो रिवीजन इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्किप नहीं करना है। लेट मी फोकस इट ऑन वंस मोर। सिलेबस कंप्लीशन का वेट नहीं करना है कि दैट यू शुड फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस एंड देन गो अबाउट रिवीजन। इट इज नॉट सो। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस आर दी मस्ट। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने का तरीका है सिर्फ पीवाईक्यूज। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो मैं बोल रही हूँ वो पीवाईक्यू के बेसिस पे बोल रही हूँ। क्यों मैं बोलती हूँ कि मैं आपको उतना ही पढ़ाती हूँ जितना रिक्वायर्ड हो। अगर आपने मेरी ऑर्गेनिक सीरीज का लेक्चर देखा हो या फिर मेरे बायो के लेक्चर देखे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। ऑल दी थिंग्स आर सो डिजाइन कि इसमें एनसीईआरटी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और साथ में पीवाईक्यूज कवर हो जाएं। उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम। ठीक, उससे ज्यादा की जरूरत बच्चों आपको है जब आप एमबीबीएस में एंटर कर जाओगे। उसके बाद की पढ़ाई वहां बहुत अच्छे से होती है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट कि पहले हमें एक एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए हमारा जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करें एंड हाउ टू इंप्रूव मार्क्स। मार्क्स का ही पूरा खेल है। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर ना आपको पहचानता है ना ये जानता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो, जेंडर क्या, कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है कि आपकी जो रोल नंबर है, आपकी जो शीट है उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑलराइट, अब इस पे हम लोग बात करते हैं तो कुछ एक आध चीज पहले करेंगे कि सबसे पहले सबसे कॉमन डाउट क्या होता है कि हमारे मार्क्स ही 300-400 आ रहे हैं, हाउ टू इंप्रूव दैट। सबसे पहले इनको चारों सेगमेंट्स को तोड़ लो। एक आपका होता है जूलॉजी, एक होती है आपकी बॉटनी। क्यों मैंने इनको पहले लिखा? क्योंकि मैम यहाँ पढ़ाती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है। बात ये है कि जूलॉजी और बॉटनी मिला के हमारे पास 360 मार्क्स होते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर इज इन आवर हैंड्स, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने से। और चाहे तुम जूलॉजी का एक क्वेश्चन सही करो, चाहे बॉटनी का एक क्वेश्चन सही करो, अगर आपने एक ही क्वेश्चन सही किया है, अगर आपने एक ही क्वेश्चन सही किया है तो नेचुरली आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप केमिस्ट्री, चाहे आप फिजिक्स, चाहे जूलॉजी, चाहे बॉटनी सॉल्व करें। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि जिन भी बच्चों के मार्क्स 300 to 400 के रेंज में आ रहे हैं बच्चों, इसका मतलब आपकी बायो ही सबसे वीक कड़ी है। बायो को स्ट्रॉन्ग करो तब बाकी सब्जेक्ट्स पे जाना। क्यों? क्योंकि सिर्फ बायो को स्ट्रॉन्ग करके तुम आसानी से 320 to 340 जा सकते हो। आधा पेपर तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी होगा, पर ऐसा तो होगा नहीं। मान लो एक बच्चे की 340 है जिसने फिजिक्स बहुत अच्छी की है, बायो खराब की है। एक की बायो बहुत अच्छी है, फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जिसकी बायो स्ट्रॉन्ग है या जब मेरिट बनती है, जैसे मान लो 2 बच्चों के 640 नंबर है, एक की रैंक तुमसे ज्यादा होगी, तुम्हारी कम होगी। क्यों? क्योंकि बायो में जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उसको प्रेफरेंस दी जाती है। आप मेडिसिन में जाने वाले हैं, राइट। सो माय सजेशन इज कि प्लीज फोकस ऑन जूलॉजी एंड बॉटनी फर्स्ट, और इसमें 300 के अबव ही स्कोर करना है। दैट इज द सेफ स्कोर। यहाँ पे आप लेके चले तो 160 स्कोर करना बहुत इजी है अगर आप कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ लो। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई फॉर योर क्लास 11th, लास्ट के 7 चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, योर चैप्टर्स ऑफ क्लास 12, जहां पे थोड़ी हायर लेवल की चीजें आती हैं जिसमें गेमेटोजेनेसिस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आर्ट वगैरह ज्यादा पूछा जाता है, राइट। आर्ट स्टैंड्स फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। आर्ट मतलब वो वाला नहीं जो हम स्कूल में बनाते थे, ऐसा मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू बॉटनी। हमेशा बच्चों का रोना गाना रहता है कि मैम बॉटनी याद ही नहीं होती। मैं कहती हूँ क्यों याद करनी है, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ मगिंग इट अप। उसमें कितना याद करना है, सिंपल जितना एनसीईआरटी में है। अब एनसीईआरटी में सबसे पहले आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िए। बच्चे क्या करते हैं, प्लांट किंगडम से स्टार्ट करते हैं या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ के डर जाएंगे, आगे के छोटे चैप्टर्स पढ़ेंगे ही नहीं। एंड दैट इज अ ब्लंडर। व्हाई? बायोटेक इकोलॉजी इज कंसेप्चुअल, आसानी से आप समझ जाएंगे, आसानी से आप मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे। Plant physiology is somewhat conceptual, you can understand it, you can memorize for a bit, right? तो I will suggest you कि इसका सेफ स्कोर 140 150 आराम से जा सकता है। The condition is कि आप ये टॉपिक्स पहले कर लीजिए, ठीक। अब अपकमिंग टाइम्स में हम अपने चैनल दैट इज डॉक्टर तान्या सिंह पे स्टार्ट करने वाले हैं द रिवीजन सीरीज। अब इसमें इतना स्पेशल क्या है मैम, आप तो एक प्रोफेशनल टीचर भी नहीं है, हमारे पास इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, व्हाई कैन वी ट्रस्ट यू और व्हाई वी शुड ज्वाइन द क्लासेस। ये क्लासेस यूट्यूब पे लाइव होंगी। इससे दो तीन चीजें होंगी। सबसे पहले तो आपको 2 से 3 घंटे बैठ के एक सब्जेक्ट पे फोकस करके एक टॉपिक को कंप्लीट करना टारगेटेड मैनर में अलग चीज होती है। जैसे अगर मैं आपको एक टॉपिक बोल दूं, आप पूरे दिन लगा के पढ़ सकते हैं उसको, और अगर आप सेम चीज एक बैच में पढ़ेंगे तो वो सेम चीज आप 3 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टारगेटेड अप्रोच एंड अ यूजुअल अप्रोच। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए इकोलॉजी स्टार्ट करनी है, एक चैप्टर इकोलॉजी आज हमें पढ़ना है, तो वी विल स्टार्ट विद लुकिंग द पीवाईक्यूज। क्यों पीवाईक्यूज? ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि भाई एग्जामिनर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछता है, ठीक। जरा से 5-10 मिनट में हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे और फिर जाएंगे एनसीईआरटी से टॉपिक की तरफ। टॉपिक पढ़ेंगे पूरा और उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू के आंसर खुद से एनालाइज करके मार्क करेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? एक तो आपने पीवाईक्यू 2 बार देख लिया तो आपको पीवाईक्यू याद हो जाएगा, अगली बार आप कहेंगे ये तो आया हुआ क्वेश्चन था। दैट विल गिव यू अ मेमोरी। जो मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि पैरालिसिस में हमारी मसल्स की मेमोरी ही तो चली जाती है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फंक्शन। न्यूरोनल सिग्नल नहीं है, उनके पास मेमोरी नहीं है, तो वो फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब केमिस्ट्री में वी हैव 3 सेगमेंट्स। ओके, जब आपकी बायो स्ट्रांग हो जाए, व्हेन यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 300 मार्क्स इन योर बायो, किसी के भी बच्चे के मार्क्स अगर 300 से कम आ रहे हैं बायो में, बेटा यू नीड टू फोकस ऑन बायोलॉजी फर्स्ट। बिना बायो के सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये वही वाली बात हो जाएगी कि ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं और 10th पास नहीं है, तो बायो इज योर बेसिक्स। बायो इज इंपॉर्टेंट 50% ऑफ योर पेपर, दैट इज मस्ट टू डू। ओके, नेक्स्ट आते हैं अबाउट योर केमिस्ट्री। कंपैरेटिवली फिजिक्स आप लोगों को नाइटमेयर लगता है, केमिस्ट्री थोड़ी इजी लगती है। केमिस्ट्री में भी क्या ज्यादा स्कोरिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक कर लीजिए आप क्लास 12 और क्लास 11 से, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक सीरीज बना रखी है, आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अब क्या मैम वो क्यों देखें, हमने लेक्चर तो बहुत 1 साल से देखे हैं। आई से ओके, आपने 1 साल से देखे होंगे, वो जो लेक्चर्स आपने देखे हैं वो बहुत ही हाई लेवल के और बहुत ज्यादा टाइम के देखे हैं। एक एक चैप्टर पे आपने 20-20 30-30 घंटे के लेक्चर देखे हैं। हम जो लेक्चर्स दे रहे हैं वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपके पॉइंट्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी, कहां से उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। और चैप्टर के एंड में आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराई गई है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैक्सिमम ऑफ देम हैज मैसेज्ड मी कि मैम वो सीरीज उनको बहुत फायदा की है। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू। आगे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक द सेम वेज गो फॉर एज लाइक बायोलॉजी। क्यों? इनऑर्गेनिक कंसेप्चुअल होती है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बायो की तरह होती है, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। इसके लिए भी ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, वरना हम बायो खत्म करने के बाद विल स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक वन। कमिंग टू द फिजिकल वन, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, अगर आप नीट की बात कर रहे हैं, only and only formula based questions are the one that are going to be asked in your physical part of chemistry. So what you need to do, just prepare a A4 sheet with you. आप एक A4 शीट प्रिपेयर कर लो ताकि आप उस पे फॉर्मूलाज लिख लो और उसको मेमोराइज करते रहो चलते चलते, ताकि लास्ट में कभी कभी सीरीज से फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में सेफ स्कोर होता है आपका 120 to 130। अब इसको कैसे करना है, अगर मैं आपकी जगह होती, जब मैं रिविजन कर रही थी, तो आई विल स्टार्ट विद मॉडर्न क्लास 12 फर्स्ट। क्यों? क्योंकि एक तो वो थोड़ी केमिस्ट्री से लिंक हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होता है, तो वहां पे रिपीट हो जाता है थोड़ा सा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल फिजिक्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके बाद मैं मूव करूंगी क्लास 11 में, वो भी पार्ट 2 पहले। क्यों पार्ट 2 पहले? क्योंकि उससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 मेरा फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक, आई एम ऑल्सो यूजुअल नीट एस्पिरेंट जैसे आप थे किसी टाइम पे, ठीक, वो बात अलग है कि उसके बाद हम केजेंसी में आ गए, बट आपके सेम स्टेज से हम लोग गुजर चुके हैं, तो आई विल प्रेफर फर्स्ट पार्ट 2 ऑफ क्लास 11 और उसके बाद पार्ट 1 पे जाएंगे, क्यों, पार्ट 1 थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि चलिए मैम इतना तो समझ में आ गया। नाउ दिस इज दी माय एनालिसिस जो ये कहती है कि भाई जोलॉजी में 80 to 90% रिपीटेशन होता है कंसेप्ट्स का, क्वेश्चंस का। सेम गोज फॉर बॉटनी एज वेल, इवन बॉटनी में तो डायरेक्ट लाइन उठा के छाप देते हैं, डायग्राम्स पूरे एनसीईआरटी के आते हैं, एंड केमिस्ट्री एज वेल विद फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है, पैटर्न वही रहता है, न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं और कई बार थोड़ा कैलकुलेटिव कर देते हैं, तो कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपके लिए कैलकुलेटिव है, टफ है, वो टॉपर के लिए भी होगी। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस कि जो चीज हमें नहीं आती वो किसी को नहीं आती, बात खत्म। ठीक, अब आगे आते हैं। सो पैटर्न रिपीट होता है, पैटर्न हमें समझना है, इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट पे। मैम हमारा शेड्यूल नहीं डिसाइड हो पाता कि हमें कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें कभी भी नींद आती रहती है। तो अगर आपको कभी भी नींद आती है तो देखो बेटा, अगले साल नीट का पेपर दे देना, इसलिए क्योंकि इस बार के पेपर में 3 महीने में नींद जैसा कुछ बचा नहीं है, मोर देन 7 to 8 आवर्स। कोई भी 7 to 8 आवर्स के बियॉन्ड सो रहा है और उसका नीट का पेपर है, तो इस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग पर्सन है और अगर मैं मान लेती हूँ कि आपकी अभी भी ये सारा मॉर्निंग का टाइम कुछ कोचिंग में चला जा रहा है, या किसी का चाय की चुस्कियों में चला जा रहा है, किसी के रजाई कंबल में चला जा रहा है, या किसी को उठ के दिमाग को उठाने में ही 6 घंटे लग जाते हैं, तो मैं मान लेती हूँ मॉर्निंग का टाइम आपके पास कुछ नहीं बता। कमिंग टू आफ्टरनून सेशन, आफ्टरनून में ऑलवेज ट्राई कि आपका ये 2 to 5 PM वाला टाइम फ्री ही रहे। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, ऐसा इसलिए बिकॉज आपके नीट का पेपर सेम टाइम में होने वाला है, योर पेपर इज गोइंग टू बी इन द सेम स्लॉट, दैट इज 2 to 5 PM। तो आपका दिमाग ट्रेंड रहना चाहिए कि भाई इस टाइम पे मुझे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यों? रोज तुम्हारी आदत है कि तुम मस्त चावल की थाली खाते हो 1 बजे और उसके बाद सो जाते हो और उठते हो 4 साढ़े 4 बजे, और फिर तुम उठ के चाय लेते हो, उसके बाद तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो। ब्रेन विल बी एक्लमेटाइज्ड टू दैट ओनली। एट द डे ऑफ योर नीट एग्जाम आपको उस दिन भी चाय की जरूरत पड़ रही होगी या सर दर्द कर रहा होगा। So what will happen is you will be not be fully focused in your exam. So I will suggest you, biological clock है, 1 महीने में बहुत आसानी से चेंज हो जाएगी। 2 to 5 always prefer for question practice। सिर्फ प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की या पीवाईक्यूज की, इसके अलावा कोई कंसेप्ट मत पढ़िए इस टाइम पे। ब्रेन शुड बी एक्टिव। ओके, नेक्स्ट आते हैं इवनिंग स्लॉट। इवनिंग स्लॉट में अगर मैं मान लेती हूँ आप थोड़ा बहुत अपने लिए ब्रेक निकाल भी ले रहे हैं, तो स्टार्ट विद चैप्टर वाइज रिविजन। कोई भी एक चैप्टर उठा लो, फॉर एन एग्जाम्पल बायो में आपका आज मन किया कि चलो हम आज पढ़ेंगे इकोलॉजी, तो चैप्टर वाइज रिवीजन में एक चैप्टर उठाइए, उसको एनसीईआरटी से पढ़िए और सेम टाइम पे उसके कुछ 10, 12, 15 क्वेश्चन देख लीजिए। सेम गोज फॉर फिजिक्स। अब फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना है? फिजिक्स के रिवीजन का स्टार्ट करना है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करके। मान लो मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का मन है, तो मैं आज थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का निकालूंगी। 1 घंटे में केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, 1 घंटे फिजिक्स के, और उसको एनालाइज करूंगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तुम कितने बड़े ज्ञाता हो मैटर नहीं करता, तुम कहां से पढ़ के आए हो, कौन से कोचिंग से पढ़ के आए हो, कितने मॉड्यूल लगा के आए हो, डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि वहां पे आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन तुम सही सही सॉल्व कर रहे हो। तो दैट विल बी ओनली एंड ओनली बाय द प्रैक्टिस ऑफ योर एमसीक्यूज। ओके, बिकॉज दैट इज एन एमसीक्यू एग्जाम। ओके, कमिंग टू नाइट। तो ये जो नाइट आउलर्स होते हैं, अच्छी बात है अगर आपकी पढ़ाई नाइट में हो रही है, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप बहुत हैवी नाइट आउलर टाइप के नहीं है इंसान, तो मेरे लिए तो ये वर्क करता है कि आई यूजुअली ट्राई टू स्लीप एट 12 और 1 और 2। आप भी ये कर सकते हैं ताकि आपका नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही रिफ्रेशिंग हो। कोई ये मत करना कि 3-4 बजे तक पढ़ाई करने के बहाने से इंस्टाग्राम चलाते मिल जाओ। क्यों? या आप स्नैपचैट चलाते मिल जाओ कि देखें आज उसने क्या फोटो भेजी है। फोटो आएगी नहीं अगले साल, तुम ही ब्लॉक हो जाओगे। सो बेटर है कि डोंट स्टिक टू दैट पेजेस, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। रात में आप पढ़ते 1 घंटा है, मान लीजिए 1 hour इज फॉर योर क्लास नोट रिविजन और समथिंग यू कैन से कि आपने कोई नया टॉपिक पढ़ लिया, कोई टॉपिक दोबारा आपने पढ़ लिया। आप कुछ भी करें, इसमें आपको कोशिश करना है कि यू डोंट वेस्ट योर टाइम पर्टिकुलरली इन दी नाइट, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग से फिर आपका, मैं मान लेती हूँ, कोचिंग या हेयर एंड देयर, फैमिली, स्कूल, किसी भी चीज में टाइम वेस्ट हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज अ रियलिस्टिक प्लान। और इन चारों क्वाड्रेंट्स में मिला के मैं चाहती हूं कि आप इन सबको मिला के अगर एक दिन में कुछ इफेक्टिवली अभी भी 7 या 8 घंटे निकाल ले रहे हैं इफेक्टिव पढ़ाई के, दैट इज मोर देन इनफ। जो भी यूट्यूब पे ये बोलता है कि 12-13 घंटे, 16-18 घंटे की पढ़ाई चाहिए, नहीं चाहिए। आई हैव स्कोर्ड 645 मार्क्स आउट ऑफ 720। मैंने कभी अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं की है,
कभी मैं 13-14 घंटे जाग के 16-18 घंटे नहीं पढ़ी हूँ। आप एक दिन पढ़ लेंगे, नेक्स्ट डे यू विल नॉट फील गुड। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन्ड रन कर सके। ठीक, उसके लिए आपका कल परसों नर्सों नीट का पेपर है, 1 हफ्ते बाकी है, तब आप चलो 12-13 घंटे 15 घंटे खींच रहे हो, वेल एंड गुड। अभी नहीं करना है वो चीज। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है। अब बच्चे कहेंगे मैम हमने बहुत बड़े बड़े कोचिंग से पढ़ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पढ़ रखे हैं। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटागोनाइजेस द फॉल ऑफ सोडियम आयन इन द बॉडी। आधे लोग, अब यहां पे मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रही हूं कि व्हाट इज योर नॉलेज लेवल, नो, इफ यू आर गेटिंग मी दैट वे आप बिल्कुल गलत है। आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन टू टेस्ट योर नॉलेज। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आधे लोगों को दिल का सदमा लगा होगा और आधे लोगों के किडनी में हार्ट अटैक आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ही हमें समझ नहीं आया, ये लैंग्वेज हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी है, और कुछ ये बोलेंगे कि मैम समझ तो आया कि कुछ बात हो रही है अबाउट फॉल ऑफ सोडियम एंड एंटागोनिज्म की, बट सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये दोनों ही दिक्कत आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है। आपने कितने भी बढ़िया टीचर से पढ़ रखा हो, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर कंसेप्ट्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स ओवर इट, एंड दैट विल रिक्वायर अ डीप नॉलेज। जैसे कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी आप पढ़ते हैं रास सिस्टम तो पहली चीज ही होती है कि भाई फॉल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू फॉल ऑफ बीपी। इतना ही तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई बीपी को गिरने से कौन रोकता है। अगर ये सिंपल सा स्टेटमेंट समझ में आया, आंसर इज योर रास। तो देखो, अभी तक तुम क्वेश्चन देख के डर रहे थे, समझ नहीं आता या फिर आंसर नहीं कर पाएंगे। वंस आई टोल्ड यू, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि मैम तो सही कह रही थी, चीज तो सामने लिखी थी हमारे, फिर भी हम नहीं पकड़ पाए। तो ऐसा नहीं है दैट आई एम जीनियस। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में और आप में थोड़ा सा डिफरेंस है। यू नीड टू मैच दैट लेवल कि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हाँ भाई बीपी क्या होता है, आपका राज क्या होता है, एएनएफ बीएनएफ क्या होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। एंड फॉर्चुनेटली आपको ये सब आगे भी काम आएगा पूरे 5 साल एमबीबीएस के। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि स्कोर कैसे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो टॉपिक जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट कनेक्ट करना चाहे, यू आर एब्सोल्युटली फ्री। डॉक्टर तान्या सिंह के नाम से नीट बायोलॉजी पे टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल एब्सोल्युटली लुक इनटू दैट एंड सॉल्व योर क्वेरीज। अब आते हैं स्कोर कार्ड की। अगर आपका स्कोर बच्चों 200 to 300 के बीच में है तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज इंप्रूव बायोलॉजी फर्स्ट। क्यों बायोलॉजी फर्स्ट इंप्रूव करूं? बिकॉज बायोलॉजी से आपका इतना स्कोर अकेले आना चाहिए। इतना अगर आपके बायो से नहीं आ रहा, इसका मतलब बायो इज योर वीकनेस। सो प्लीज इंप्रूव योर बायोलॉजी फर्स्ट। जिसके 300 से 500 के बीच में आ रहे हैं, आई विल सजेस्ट देम बायोलॉजी का आप रिविजन करते रहिए, स्टार्ट रिवाइजिंग, और इसका रिविजन आपको स्टार्ट रखना है। और उसके साथ साथ क्या करना है कि आपको केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन गलत होते हैं, फिजिकल वाले इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम बच्चे निकाल ले जाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आपको थोड़ा ब्रश करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोपोर्शन फिजिकल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हो जाता है मिलके, जब आप नीट की पेपर की बात करोगे तो ये दोनों सेगमेंट पहले करने हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। अब जब फिजिकल हो जाएगा आपका, देन इसके बाद आप आइए फिजिक्स पे, और फिजिक्स में भी आप पहले करिए मॉडर्न। व्हेन यू विल डू मॉडर्न तो आपके ज्यादा स्कोर कम टाइम में सिक्योर हो जाएंगे। Coming to 500 to 600, a good score to go about. In this, you should continue revision of both the subjects, whether it is biology or whether it is chemistry. Improve आप कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे improve कर सकते हैं? Analyze कि आपके कौन से segments गलत हो रहे हैं। जैसे बायो में बॉटनी गलत हो रही है तो उस चैप्टर को रिवाइज करो, सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर को। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स गलत हो रही है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करो। और फिजिक्स में ऑलवेज एंड ऑलवेज क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जब आप स्पीड बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो फिजिक्स में आपको यहां पे करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइम लिमिट, कि भाई मैंने अगर 30 क्वेश्चन लिए तो 30 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नीड टू डू। और अगर आपके स्कोर वेरिएबल आ रहे हैं कि किसी एक टेस्ट में 200 आ गए, किसी में 400 आ गए, किसी में 700 आ गए, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट आपने ईमानदारी से नहीं दिया, या तो आप सेगमेंट वाइज टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि किसी भी टेस्ट का स्कोर अचानक से ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी वांट टू टॉक टुडे।
और आई होप आपको इससे बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, मैक्सिमम बच्चों के डाउट सॉल्व हुए होंगे। फिर भी अगर आपको अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पर्सनल डाउट हो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री to join me on the Instagram or on the Telegram channel itself with the name Dr. Tanya Singh. See you soon in the next video.